ये स्टोरी एक्चुअली कंटिन्यू है मूवी के फर्स्ट पार्ट से, लेकिन काफी अलग है। आपको याद होगा अगर तो फर्स्ट पार्ट की टाइमलाइन जो थी वो थी 2019, बट इस मूवी की जो टाइमलाइन है वो मूवी के टाइटल से ही समझ सकते हो 2049। सो काफी टाइम बाद की मूवी है, बट इसकी मेन मिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मूवी के फर्स्ट पार्ट से, और वही चीज इस मूवी को कतई जहर बनाती है। सो सबसे पहले मूवी में चल रही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। 2019 में आपको याद होगा कि रेप्लिकेंट्स हुआ करते थे ह्यूमन रोबोट्स, जिनको बोला जाता था नेक्सस 6 रेप्लिकेंट्स। इसमें नेक्सस 6 क्या होता है? ये रेप्लिकेंट्स के वर्जन जैसा वर्क करता है मॉडल, कि कौन से वर्जन का कौन से मॉडल का रेप्लिकेंट है। तो 2019 में जितने भी रेप्लिकेंट्स थे वो सब नेक्सस 6 थे, जिनको बनाया था डॉक्टर टायरल ने। बट आपको याद होगा मूवी के लास्ट में कि डॉक्टर साहब को उसी के क्रिएशन रॉय ने बेरहमी से आके मार डाला था, और देन वो खुद मर गया था। टायरल के मरने के बाद पूरे लॉस एंजलिस में तहलका मच गया था, क्योंकि उसी की कंपनी द टायरल कॉर्पोरेशन वही रेप्लिकेंट्स को बनाया करती थी। बट टायरल के जाने के बाद 2020 में वो पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन फिर उस कंपनी को अपने अंडर कर लेता है एक शख्स, इसका नेम होता है निएंडर वॉलेस, और इसका विलन लुक इस मूवी में लिटरली बहुत ऑसम लगता है। खैर, फिर ये कंपनी के प्रोडक्शन को अगेन स्टार्ट करता है, रेप्लिकेंट्स बनाना स्टार्ट करता है, रेप्लिकेंट्स के न्यू वर्जन बनाता है, नेक्सस 8, नेक्सस 9, और आप सोच रहे होगे नेक्सस 7 कहाँ गया। भी थोड़ी देर बाद उसमें बात करेंगे। और इसी 2020 के टाइम एक अंडरग्राउंड रेप्लिकेंट्स का एक ग्रुप ये भी बन जाता है। इस ग्रुप को नेम दिया गया है रेजिस्टेंस। और ये क्यों बना होता है? यहाँ पर वॉलेस अब एक न्यू ऑर्डर रिलीज कर देता है, जिसमें ओल्ड रेप्लिकेंट्स जितने भी बचे होते हैं उनको मारने का ऑर्डर दे देता है। ओल्ड रेप्लिकेंट्स मतलब नेक्सस 9 छोड़ के जितने भी ओल्ड मॉडल्स हैं उन सबको रिटायर करना, और इनको रिटायर वही लोग करेंगे जिनको बोला जाता है ब्लेड रनर्स। इसीलिए सारे रेप्लिकेंट्स इकट्ठा होके अपना ग्रुप बना लेते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। खैर, अब अगर आपको फर्स्ट पार्ट का लास्ट सीन याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। लास्ट में डेकर्ड रेचल को अपने साथ लेके न्यू लाइफ स्टार्ट करने चला गया था, और हमें ये तो पता था कि रेचल एक रेप्लिकेंट थी, बट ये चीज कंफर्म नहीं करी गई थी कि डेकर्ड भी एक रेप्लिकेंट था कि नहीं। लेकिन हमने अज्यूम कर लिया था कि हाँ वो एक रेप्लिकेंट था। और फिर वो दोनों वहां से कहाँ गए थे फिलहाल किसी को नहीं पता, बट अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं मूवी के मेन प्लॉट पे, जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। ये टाइम होता है 2049, और सबसे पहले हमें एक आदमी दिखाया जाता है, इसका नेम होता है के। हाँ, यही नाम होता है, जस्ट के। ये एक ब्लेड रनर होता है, मतलब रेप्लिकेंट्स को ठोकने का काम करता है, और एक्चुअली में ये खुद भी एक रेप्लिकेंट ही होता है। हाँ, ये इस मूवी में पहले ही बता दिया गया, फर्स्ट पार्ट की तरह मिस्ट्री में नहीं छोड़ा गया। इसकी मिस्ट्री और ज्यादा तगड़ी है। के नेक्सस 9 वर्जन का रेप्लिकेंट होता है। इसको ऑर्डर मिलता है कि अपने ओल्ड नेक्सस 8 वाले रेप्लिकेंट्स को माराओ, मतलब रिटायर कराओ। तो सबसे पहले ये जाता है एक फॉर्मर के घर। यहाँ यह मिलता है बटिस्टा से। इसका मूवी में नेम होता है सैपर मॉर्टन। ये एक नेक्सस 8 रेप्लिकेंट होता है, और के को इसे रिटायर करना होता है, और इसकी आंख निकाल के ले जानी होती है। इनकी फाइट होती है, बस लास्ट में के सैपर को मार डालता है। लेकिन मरने से पहले सैपर एक चीज बोलता है के से कि तुम अपने ही जैसे अदर रेप्लिकेंट्स को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुमने आज तक कोई भी मिरेकल नहीं देखा। और ये कह के सैपर टपक जाता है, और के को इसके घर के बाहर एक फेक ट्री दिखता है, जिसके नीचे जमीन के अंदर कोई बॉक्स दफन होता है। ये बॉक्स को निकाल के अपने बॉस को उस पे टेस्ट करने के लिए भेज देता है। और हर मिशन के बाद के का एक टेस्ट होता है, मे भी हर ब्लेड रनर रेप्लिकेंट का होता होगा। इस टेस्ट को बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमा बेसलाइन टेस्ट। इसमें चेक किया जाता है कि रेप्लिकेंट स्टिल सही वर्क कर रहा है कि नहीं, और हर बार के इस टेस्ट को पास भी कर लेता था। और अब के की लाइफ के बारे में बात करें एक रेप्लिकेंट तो होता है, ये तो पता ही है। और अब इस टाइमलाइन में हर रेप्लिकेंट को पता होता है कि वो एक रेप्लिकेंट होता है? उनको पता होता है कि उनके माइंड में मेमोरीज डाली गई है, ना कि मेमोरीज बनाई है उन्होंने। के पास भी कुछ मेमोरीज होती हैं जो डाली गई होती हैं। खैर, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, आने दे अरमस, इंटरनेशनल क्रश। मूवी में एक्चुअली ये ना ही एक रेप्लिकेंट होती है और ना ही एक ह्यूमन, ये होती है एक होलोग्राफिक एआई। इसका नेम होता है जोई। ये वॉलेस की कंपनी का ही एक प्रोडक्ट होती है, और एक्चुअली में के की कोई फैमिली तो होती नहीं, ये एक रेप्लिकेंट होता है। सिर्फ जोई ही इसका सच्चा शिद्दत वाला प्यार होती है। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं करी गई कि जोई भी के से प्यार करती है कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक एआई होती है। बट इस टाइमलाइन में जब रेप्लिकेंट्स इतने रियल होते हैं कि एकदम ह्यूमन की तरह ही होते हैं, मे बी ये जोई की प्रोग्रामिंग भी इस तरह की गई होगी कि इसकी फीलिंग्स भी रियल होंगी, मतलब ये भी के से सच्चा शिद्दत वाला प्यार करती होगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये जोई एआई को स्पेशली इसीलिए बनाया होता है ताकि ये लोगों के अकेलेपन को दूर कर सके। नॉट फिजिकली, वो पॉसिबल नहीं है, जस्ट मेंटली। तो ये जोई ये बहुत लोगों के पास होती है विद सेम फेस एंड सेम नेम। बहुत लोग इसका यूज करते हैं कि बस उन सब में से एक होता है। मे भी जोई के पास फीलिंग ना हो, वो बस ऐसे ही प्रोग्राम करी गई हो। खैर, के इसको अपनी एनिवर्सरी में गिफ्ट देता है एक गैजेट, ये होता है एम्यूनेटर। और के जोई का सारा डेटा उठा के एम्यूनेटर में डाल देता है। इससे अब जहाँ पर भी के अपने साथ ही एम्यूनेटर ले जाएगा, जोई भी इस गैजेट से चिपक के इसके साथ चली आएगी।
खैर अब यहाँ से मूवी की मेन मिस्ट्री स्टार्ट होती है, जबकि अपनी ऑफिस जाता है और इसकी बॉस लेफ्टिनेंट उसी बॉक्स को जो इन्हें जमीन में दफन मिला था उसको एग्जामिन कर रही होती है। तो उस बॉक्स के अंदर से इनको एक पूरा स्केलेटन मिलता है। इनको लगता है कि एक ह्यूमन का स्केलेटन होता है। सो फिर ये उस पर रिसर्च करते हैं तो इनको पता चल जाता है कि ये स्केलेटन 30 साल पुराना है और किसी ह्यूमन लेडी का था जो प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी के वजह से ही बच्चे की डिलीवरी के टाइम उसकी मौत हो गई। लेकिन वो बच्चा बच गया था, मतलब यही कहीं रियल वर्ल्ड में वो बच्चा घूम रहा होगा। लेकिन के यहाँ एक हैरान करने वाली चीज नोटिस करता है, उस लेडी के स्केलेटन की एक बोन में उसको एक सीरियल नंबर देखने को मिलता है। इसका मतलब कि वो एक रियल ह्यूमन नहीं थी, वो एक रेप्लिकेंट थी। तो यहाँ सबका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक रेप्लिकेंट मतलब एक रोबोट किसी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। लेकिन प्रूफ इनके सामने होता है और ये देख के लेफ्टिनेंट के होश उड़ जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि अगर ये खबर, ये बात बाहर दुनिया में किसी को पता चली तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा, एक नया वॉर शुरू हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल वे में ह्यूमंस और रेप्लिकेंट्स के बीच यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि ह्यूमंस एक नई सोल को जन्म दे सकते हैं, बट रेप्लिकेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यह बात गलत साबित हो रही होती है। सो इसी डर की वजह से लेफ्टिनेंट के को ऑर्डर दे देती है कि ये खबर बाहर दुनिया में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और के को नया असाइनमेंट मिल जाता है कि इस केस से जरूरी जितनी भी चीजें हैं सबको इरेज कर दो, ताकि कोई सीक्रेट के बारे में जान ही ना पाए। और अगर आपको वो बात याद होगी जो सैपर ने मरने से पहले बोली थी के से कि तुमने आज तक कोई भी मिरेकल नहीं देखा, तो वो इसी मिरेकल की बात कर रहा था, रेप्लिकेंट्स के द्वारा पैदा किया हुआ बच्चा, चमत्कार। और अब के को उस बच्चे को भी ढूंढना होता है, उसी रेप्लिकेंट के बच्चे को, और ढूंढ के मारना भी होता है, ऐसा इसको ऑर्डर मिला था अपनी बॉस से। लेकिन यहाँ के को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रेप्लिकेंट किसी को पैदा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रेप्लिकेंट होता है। सो इसके लिए भी काफी सोचने वाली बात होती है। ये माई होल लाइफ वॉज अ लाइव मोमेंट होता है इसके लिए। तो अब ये मिशन पे पूरी शिद्दत से लग जाता है और एक हेडक्वार्टर जाता है। यहाँ पर हर मॉडल के रेप्लिकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। 2020s में जब टायरल कॉर्पोरेशन ठप हुई थी और वॉलेस ने उसकी जगह ले ली थी, तो उसके थोड़े टाइम बाद पूरे लॉस एंजलिस में एक ब्लैकआउट हुआ था। सारी डिजिटल चीजें, सब कुछ एकदम बंद हो गया था, हर जगह अंधेरा कायम हो गया था। और ये चीज पूरे 10 दिन तक चली, मतलब ब्लैकआउट पूरे 10 दिन तक चला। और जब 11वें दिन ब्लैकआउट हटा तो रेप्लिकेंट्स का सारा डेटा, सारी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। फोटोज, फाइल्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ एकदम वैनिश। और ये किसने किया? तो मैंने अभी एक रेप्लिकेंट्स के ग्रुप के बारे में बताया था, द रेजिस्टेंस। उन्हीं ने ये ब्लैकआउट किया था। क्यों किया था? तो सबर करो यार। खैर, इसी ब्लैकआउट की वजह से जब के यहाँ आता है और उस स्केलेटन के बारे में डिटेल्स निकलवाता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ब्लैकआउट में उसकी इन्फॉर्मेशन गायब कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक लेडी आती है, इसका नेम होता है लव। ये वॉलेस की फेवरेट रेप्लिकेंट होती है और ये के को लेके एक रूम में जाती है जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ओल्ड रेप्लिकेंट्स को लेके। इनको वॉलेस ने सिक्योर करके रखा था, इसीलिए ब्लैकआउट से ये इन्फॉर्मेशन बच गई थी। और के को यहाँ उस स्केलेटन के सीरियल नंबर से एक ऑडियो फाइल मिलती है जिसमें डेकर्ड नेम से एक शख्स किसी रेप्लिकेंट का टेस्ट ले रहा होता है। और अब जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख रखा है उनको पता होगा कि डेकर्ड कौन है। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट का हीरो। और ये जो ऑडियो फाइल के और लव सुन रहे होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का वो वाला सीन होता है जिसमें डेकर्ड जब फर्स्ट टाइम ये रेचल से मिला था और रेचल का टेस्ट ले रहा था कि वो रेप्लिकेंट है कि नहीं। तो इसी सीन की हल्की सी ऑडियो क्लिप के सुनता है जिसमें इसको डेकर्ड नेम सुनाई देता है, बट रेचल का नेम ऑडियो में कहीं नहीं लिया जाता, इसलिए इसको रेचल के बारे में कुछ नहीं पता चलता। बट मैंने बोला था दोनों पार्ट कनेक्टेड है। और मैं अब इस मूवी की आधी मिस्ट्री खत्म करता हूँ, जो मूवी में एक्चुअली आगे पता चलती है, बट मैं एज यूजुअल अभी बता देता हूँ। सो हमको जो बॉक्स के अंदर एक प्रेग्नेंट रेप्लिकेंट का स्केलेटन दिखाया जाता है, तो वो रेप्लिकेंट एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि मूवी के फर्स्ट पार्ट वाली खूबसूरत महिला रेचल थी। लास्ट टाइम डेकर्ड और रेचल अपनी प्यार भरी जिंदगी साथ में जीने निकल गए थे, लेकिन ओल्ड रेप्लिकेंट्स के मारने का ऑर्डर पहले से चला आ रहा था, इसलिए इनकी जान के पीछे ब्लेड रनर्स पड़े थे। बट फिर इनकी मुलाकात हुई उन्हीं रेजिस्टेंस ग्रुप से, ये उसमें शामिल हो गए और तभी फिर रेचल प्रेग्नेंट हो जाती है डेकर्ड के बच्चे के साथ, और उसको पैदा करने के टाइम ही रेचल की मौत हो जाती है। और रेजिस्टेंस का पूरा ग्रुप इस मिरेकल को देख के हैरान रह जाता है कि ये पॉसिबल कैसे है, बट बच्चा उनके सामने था। और फिर ये सब अपने आप से उस बच्चे को सेफ रखने का प्रॉमिस करते हैं। और हाँ, शायद वो सैपर भी उसी रेजिस्टेंस ग्रुप का एक मेंबर था, उसने भी इस चीज को सीक्रेट रखने का पूरा ट्राई किया था। और अब सवाल आता है कि वो बच्चा कहाँ है, जो ऑब्वियसली अब तक बड़ा हो गया होगा, 30 साल पुराना केस था ये। सो सबर करो थोड़ा, मेन मिस्ट्री यही है इसकी। खैर, अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर कैसे रेचल प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि वो तो एक रेप्लिकेंट होती है, एआई रोबोट। तो आपको ये बात तो पता है कि रेचल को डॉक्टर टायरल ने बनाया था, और जैसे आपने अभी देखा कि रेप्लिकेंट्स बिल्कुल ही ह्यूमन बींग्स की जैसे होते हैं, इवन उनके पास बोन्स भी होती है।
मतलब टायरल रेप्लिकेंट्स को बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दोनों का प्रॉपर यूज करके बनाता था। और इसने एक जगह बोला भी था कि रेचल बाकी रेप्लिकेंट से हट के है, वो एक स्पेशल रेप्लिकेंट है। तो स्पेशल से टायरल का कहने का मतलब यही था कि रेचल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, मतलब वो एक न्यू बीइंग को पैदा कर सकती है। बट ये पता नहीं है कि वो बीइंग एक रेप्लिकेंट होगा या ह्यूमन होगा, या हाफ रेप्लिकेंट या हाफ ह्यूमन, इसका आंसर मूवी में नहीं दिया। और जब रेचल की बोन से वो रेप्लिकेंट का सीरियल नंबर मिला था तो वो नंबर N7 से स्टार्ट था, इन शॉर्ट नेक्सस 7। मतलब रेचल नेक्सस 7 मॉडल की रेप्लिकेंट थी और इस मॉडल के कोई और रेप्लिकेंट्स नहीं दिखाए मूवी में। शायद रेचल अकेली थी और या फिर बाकी छुपे हुए होंगे। बट यहाँ एक चीज होती है कि नेक्सस 7 और इससे पहले वाले सारे रेप्लिकेंट्स को डॉक्टर टैरल ने बनाया था और उसके बाद के रेप्लिकेंट्स को वॉलेस ने। और इसी वजह से न्यू रेप्लिकेंट्स में रिप्रोडक्शन वाली एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि टैरल मर गया था और वॉलेस को इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। खैर, बैक टू द स्टोरी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वॉलेस को पहले से पता था उस चाइल्ड के बारे में कि रेप्लिकेंट ने एक चाइल्ड को जन्म दिया है, बट ब्लैकआउट की वजह से इसको भी ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसीलिए लव से बोलता रहता है दैट ब्रिंग मी द चाइल्ड। और अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं वॉलेस के बारे में। सो वॉलेस को मूवी में मेन विलन लुक दिया गया है, बट मेरे हिसाब से एक्चुअली ये मूवी का विलन नहीं है। ये एक तरीके से बिजनेसमैन होता है और ये अपने आप को भगवान बनाना चाहता है। इसका एक ही मोटो होता है, पावर। इसको बस रेप्लिकेंट्स की आर्मी खड़ी करनी होती है और उनका गॉड बन के रहना होता है। इसलिए अपनी क्रिएशन रेप्लिकेंट्स को एंजल बुलाता है, क्योंकि एंजल्स गॉड के अंडर वर्क करते हैं। इसको अपनी कंपनी के मास प्रोडक्शन की हाईएस्ट लिमिट में जाना होता है और जब इसको पता चलता है कि रेप्लिकेंट्स का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है तो फिर इसको वो टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है, क्योंकि फिर ये इन्फिनिट नंबर तक रेप्लिकेंट्स क्रिएट कर सकता है। और एक सीन में जब वॉलेस न्यू रेप्लिकेंट को टेस्ट कर रहा होता है तो ये उस रेप्लिकेंट की बॉडी में उसी जगह कट करता है जहाँ से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। इस सीन से वॉलेस के इरादे क्लियर हो रहे होते हैं। खैर, अब के अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस बच्चे को ढूंढने वाली। ये गैप से मिलता है और के इससे डेकर्ड के बारे में पूछता है और इसके हाथ से कोई कागज छीनो यार, साले को ओरिगामी बनाने से फुर्सत मिले तब तो ये दुनिया को देखे। खैर, ये डेकर्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि ये खिलौने बनाने में बिजी था। ये बोलता है कि डेकर्ड रिटायर कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। और आपको पता होगा कि रिटायर कौन किए जाते हैं? जी हाँ, रेप्लिकेंट। सो अगेन ये प्रूफ हो रहा होता है कि डेकर्ड एक रेप्लिकेंट था। खैर, इस साइड लव भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, क्योंकि के की तरह इसको भी ऊपर से ऑर्डर आया था कि बच्चा ढूंढ के मुझे दो। सो ये भी के ऑफिस जाके रेचल के स्केलेटन को अपने साथ ले जाती है और वहां के बंदे को मार डालती है। और हमें दिखाया जाता है कि के पे कुछ लोग छुप के नजर भी रख रहे होते हैं। ये लोग वही रेजिस्टेंस ग्रुप के लोग होते हैं। नाउ कि अब अगेन सैपर के घर जाता है क्लूज ढूंढने के लिए, जहां इसको उस ट्री के नीचे एक डेट देखने को मिलती है, 6 अक्टूबर 21। ये डेट देखते ही के काफी चौंक जाता है। क्यों? सो हमें बीच में के पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं और ये रेप्लिकेंट होता है, मतलब इसके अंदर मेमोरीज इंसर्ट करी गई होती हैं। सो इस मेमोरी में के एक छोटा बच्चा होता है जो किसी अजीब सी जगह में होता है और कुछ और बच्चे इसका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके हाथ में एक टॉय होता है, एक हॉर्स। उन सबको ये चाहिए होता है। सो ये वहीं एक जगह में उस हॉर्स को छुपाने लगता है और इस टॉय के नीचे वही सेम डेट लिखी होती है जो इस पेड़ के नीचे लिखी होती है और ये उस टॉय को वहां छुपा के निकल जाता है। यह मतलब जरूर के का पर्सनली इस केस से कुछ लेना देना है और यही चीज के भी सोचने लगता है, क्योंकि दोनों जगह सेम डेट होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सो ये यहाँ से एक डीएनए आर्काइव में जाता है और यहाँ गेट पे पता नहीं कौन इंडियन हिंदी लिख के भाग गया, घंटा कोई नहीं पढ़ पाएगा इसे। खैर, के यहाँ पर उसी ट्री के नीचे वाली डेट को एंटर करता है और चेक करता है कि कौन कौन बच्चे उस दिन पैदा हुए थे। तो इसको 2 बच्चों के बारे में पता चलता है, एक बॉय और एक गर्ल। प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों के पास सेम डीएनए होते हैं, जो कि इम्पॉसिबल होता है क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग होता है। और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दोनों गर्ल एंड बॉय एक ऑर्फनेज में पले बढ़े थे और गर्ल की उसी ऑर्फनेज में मौत हो गई थी किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, और बॉय उस ऑर्फनेज से गायब हो गया था, डिसअपीयर। और जो यहाँ अपना दिमाग लगाती है, इसका कहना होता है कि ये जानती थी तुम स्पेशल थे क्योंकि तुम ही वो चाइल्ड हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तुम उस रेप्लिकेंट के चाइल्ड हो। बट ऑब्वियसली के इस बात पे बिलीव नहीं करता और फिर और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये उस ऑर्फनेज जाने के लिए निकल जाता है। इसके बावजूद कि इसकी बॉस ने इसको मना किया था, लेकिन अब बात के ऊपर खुद आ गई थी कि कहीं ये खुद वही चाइल्ड तो नहीं, तो इसको वहां जाना पड़ रहा था। लेकिन रास्ते में इसके ऊपर वहीं के कुछ लोकल लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन इसको बचा लेती है लव। वो आसमान से हवाई फायर करके सबको मार डालती है। और वैसा क्यों करती है? इट्स सिंपल, क्योंकि उसको भी वो चाइल्ड चाहिए था और के उसी चाइल्ड को ढूंढ रहा था। सी जीनियस। और जोई का जो एमिनेटर था, भूलना मत, उसको वॉलेस की कंपनी नहीं बनाया था। सो इसीलिए उस एमिनेटर के जीपीएस से लव को के की भी लोकेशन पता चल जाती थी। खैर, अब के उस ऑर्फनेज के अंदर जाता है जहाँ यह वहाँ के ओनर को डरा के उससे सारे बच्चों का ओल्ड रिकॉर्ड निकलवा लेता है, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि बीच के सारे ईयर्स का रिकॉर्ड गायब था।
वही रेजिस्टेंस का काम होगा ये भी। लेकिन जब के ऑर्फनेज में टहल रहा होता है तो इसको यहाँ अपना अपना जैसा लगता है। इसको फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं क्योंकि आपको इसकी मेमोरी याद होगी। सो वो एक्चुअली में इसी प्लेस की मेमोरी थी कि कुछ लोग इसे बुली कर रहे थे इसके टॉय को लेके, और के फिर उसी जगह जाता है जहाँ इसने अपनी मेमोरी में वो हॉर्स छुपाया था। सो वो हॉर्स अभी तक उसी जगह पर होता है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो रही होती है दैट के ही वो चाइल्ड होता है। इसकी मेमोरीज जो इसके माइंड में होती हैं वो रियल मेमोरीज होती हैं, फेक मेमोरीज नहीं होती, और इसी वजह से इसका दिमाग खराब होने लगता है। अगेन माई होल लाइफ वॉज अ लाई मोमेंट। बट स्टिल एक चीज इसको कंफर्म नहीं होती कि क्या इसकी मेमोरीज रियल हैं, मतलब इसकी खुद की हैं, या फिर इसकी मेमोरीज को इसके माइंड में डाला गया है, मतलब इम्प्लांट किया गया है। सो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ये एक जगह जाता है और एक लड़की से मिलता है। इसका नेम होता है डॉक्टर एनास्टेलिन। ये होती है एक मेमोरी मेकर, मतलब रेप्लिकेंट्स के लिए जितनी भी फेक मेमोरीज बनाई जाती हैं यही वो सब बनाती है। इसका काम यही होता है, और ये ग्लास केज के अंदर रहती है। इसको एक ऑटो इम्यून डिफिशियंसी होती है इस वजह से। खैर के इससे हेल्प मांगता है ये पता लगाने के लिए कि इसके माइंड में डाली गई मेमोरी रियल है या फेक है। तो एना यहाँ कहती है इससे कि रियल मेमोरीज को रेप्लिकेंट के माइंड में डालना एक इलीगल होता है। बट स्टिल ये के की मेमोरीज चेक करती है और फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि के की मेमोरीज रियल होती हैं। एना बोलती है कि तुम्हारी मेमोरीज को कोई जी चुका है, मतलब वो रियल है। और के का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अब ये फाइनली कंफर्म हो जाता है कि के ही रेचल का बेटा होता है। इसकी मेमोरीज रियल होती हैं। अगेन माई होल लाइफ वॉज अ लाई मोमेंट। हालांकि रुको जरा, कहाँ चले, मिस्ट्री इतनी भी सिंपल नहीं है। नाउ अब के का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया होता है, दुनिया को देखने का नजरिया और अपना खुद को देखने का नजरिया, क्योंकि इसके हिसाब से ये फैक्ट्री में बनाया नहीं गया बल्कि पैदा हुआ है। और अब ये उस पोस्ट ट्रॉमेटिक टेस्ट को भी पास नहीं कर पाता क्योंकि इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और इसकी बॉस इसको जॉब से सस्पेंड कर देती है। इसने ऑर्डर्स नहीं फॉलो किए थे इसलिए। और अब ये जोई के एमिनेटर का एंटीना भी तोड़ देता है जिससे लव इसकी अब और लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती थी। और फिर ये जोई के साथ एक वुड स्पेशलिस्ट के पास जाता है और अपना घोड़ा दिखाता है GHODA। और यहाँ से इसको एक प्लेस के बारे में पता चलता है जहाँ की रेडियो एक्टिविटीज घोड़े से मैच करती है। सो ये उस प्लेस जाता है और मिलता है अपने फर्स्ट पार्ट के हीरो से, रिक डेकर्ड से। हाँ, ये मरा नहीं था, बस थोड़ा बुढ़ा हो गया था। और हाँ, रेप्लिकेंट्स भी बुढ़े होते हैं, जस्ट लाइक शेपर्ड नेक्सस एक रेप्लिकेंट था बट वो भी एज कर रहा था। और इस साइड लव के ऑफिस आती है, उसकी बॉस को मार डालती है क्योंकि वो के की लोकेशन नहीं देती। बट सिस्टम यूज करके लव को के की लोकेशन मिल जाती है और पूरी फोर्स के साथ ये निकल जाती है। नाउ डेकर्ड तो के को नहीं जानता था और के बस इतना जानता था कि ये उसका बाप है और रेचल इसकी माँ है। बट इन दोनों की अच्छी फाइट होती है, लेकिन फिर डेकर्ड समझ जाता है कि के इसको हार्म करने नहीं आया और ये फिर चैटे करने लगते हैं। और के इससे रेचल और उसके बच्चे के बारे में पूछने लगता है तो डेकर्ड इसको सब बताता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद इसने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी क्योंकि बच्चे को सेफ रखने के लिए रेजिस्टेंस ग्रुप वालों ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया था ताकि वो सबसे दूर रहे और सेफ रहे। और इसीलिए डेकर्ड ने कभी अपने बच्चे को दोबारा ढूंढने या उसे कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं किया क्योंकि फिर बच्चे की जान को खतरा था। और के ये सब अपने ऊपर ले रहा होता है क्योंकि इसके हिसाब से यही वो चाइल्ड होता है। लेकिन ये डेकर्ड को नहीं बताता कि आप ही मेरे पूजनीय पिताजी हो। और फिर ये दोनों चिल मारते हैं यहाँ पर। बट फिर डेकर्ड को पता चल जाता है कि कोई यहाँ आ रहा है, वही लव की पूरी फोर्स। और ये दोनों भागते हैं बट इन पे अटैक हो जाता है। लव आके इन पे अटैक कर देती है और ये के सामने वो एम्यूनेटर तोड़ देती है जिससे के का सच्चा शिद्दत वाला प्यार मर जाता है परमानेंटली। और ये लोग के को यहाँ अकेला छोड़ के डेकर्ड को अपने साथ लेके चले जाते हैं वॉलेस से मिलाने। लेकिन के को अपने साथ कुछ लोग उठा के ले जाते हैं। ये वही होते हैं रेजिस्टेंस के ग्रुप वाले लोग। और अब इस ग्रुप के बारे में बात करें कि आखिर ये क्या चाहते हैं। सो इस ग्रुप की एक लीडर होती है वन आई फ्रेसिया और इनका एक ही मोटो होता था जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से एक मिरेकल देखा था, एक रेप्लिकेंट के द्वारा एक बेबी पैदा होते हुए देखा था। सो इसी बेबी को सिक्योर करने के लिए इन्होंने पूरा ब्लैकआउट किया था ताकि ये सारी डिटेल्स चुरा सकें और फिर कोई भी इस बच्चे के बारे में ना जान पाए और इसके पीछे ना आ पाए। और यहाँ खुलती है इस मूवी की मेन मिस्ट्री। फ्रेसिया के से बोलती है कि हम सब ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बच्ची सेफ रह सके। हाँ, बच्ची। रेचल ने जिसको पैदा किया था वो एक गर्ल थी, ना कि कोई बॉय। और फिर से के का दिमाग खराब हो जाता है। माई होल लाइफ इज स्टिल अ लाई मोमेंट। बेचारा, इसकी मेमोरीज फेक तो नहीं होती, वो रियल होती हैं, बट किसी और पर्सन की होती हैं, ना कि इसकी। किसी और रियल पर्सन की मेमोरीज को इसके अंदर डाल दिया गया होता है। आपको वो सीन याद होगा जिसमें के को पता चलता है कि सेम DNA से 2 बच्चे हैं। तो उसमें दिखाया था कि लड़की किसी बीमारी से मर गई थी और लड़का गायब हो गया था। तो वो सब इस रेजिस्टेंस की चाल थी। लड़की कभी मरी ही नहीं थी और वहाँ कोई लड़का था ही नहीं। ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई अगर रेचल की लड़की को ढूंढने का ट्राई करे तो उसको पता चल जाए कि बच्ची पहले ही मर चुकी है और वो लड़के के पीछे भागने लगे। बट ये ग्रुप का बहुत बड़ा बैड लक होता है कि गर्ल को ढूंढने का केस उस बंदे को मिलता है
उसी बंदे के पास रियल गर्ल की सारी रियल मेमोरीज होती हैं। इसी वजह से के जान पाया था, वरना ये कभी न ढूंढ पाता ये राज। खैर, अब सवाल आता है कि आखिर वो रेचल की रियल बेटी है कौन। सो वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एना होती है, वही मेमोरी मेकर। ये वहाँ फर्जी नहीं रो रही थी। इसने जब की मेमोरीज देखी थी तो ये तुरंत समझ गई थी कि ये इसी की मेमोरीज हैं, इसीलिए वो इमोशनल हो गई थी। और इसको बीमारी भी थी, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी, जिसकी वजह से एक केज से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो शायद वो इसको इसी वजह से हुई होगी क्योंकि एना एक रेप्लिकेंट की बेटी थी। खैर, अब इस साइड डेकर्ड को दिखाते हैं जो वॉलिस के सामने बैठा होता है और वॉलिस इससे इसके बच्चे के बारे में पूछता है। इसको उस पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। और यहाँ इस मूवी का बहुत फेमस डायलॉग आता है जिसमें डेकर्ड वॉलिस से पूछता है कि तुम्हारे कोई बच्चे हैं कि नहीं। सो वॉलिस रिप्लाई देता है, आई हैव मिलियंस। बोला था ये अपने आप को गॉड समझता है। खैर, यहाँ पर वॉलिस डेकर्ड को इमोशनल करने के लिए रेचल को लाता है। ऑब्वियसली ये रियल रेचल नहीं होती, एक फेक रेप्लिकेंट होती है। बट इस सीन में जो VFX यूज किए गए हैं वो बहुत तगड़े हैं क्योंकि ये रेचल सेम टू सेम 35 साल पुरानी वाली रेचल लग रही होती है, जबकि रियल एक्ट्रेस अब बहुत ओल्ड हो चुकी होती है। बट बाबू भैया VFX और CGI हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। खैर, डेकर्ड इसको कुछ नहीं बताता। और इस साइड अब दीन दुनिया से हारे हुए बेचारे के को दिखाते हैं जिसका छन से सपना टूट गया होता है और इसको जग सुना सुना लग रहा होता है। और इसको जोई का एड भी दिख जाता है। एक आदमी बेचारा कितना दर्द सहे, बट ये हार नहीं मानता। इसके अंदर की आत्मा जाग जाती है, हालांकि इसके अंदर होती नहीं। अरे बट समझ जाओ यार। और इसको फ्रेसर ने बोला था कि डेकर्ड को जाके मार डालो क्योंकि वही एक लूज एंड है। उसी के थ्रू वॉलिस पता लगा पाएगा कि इसकी बेटी कहाँ है। हालांकि एना हमेशा से ही वॉलिस के नाक के नीचे थी, उसी के नीचे वर्क करती थी एज अ मेमोरी मेकर। बट वॉलिस को कभी कोई आइडिया ही नहीं होता। खैर, अब डेकर्ड को लव किसी जगह ले जा रही होती है, मे भी टॉर्चर करने ताकि ये बता दे इसकी बेटी के बारे में। लेकिन यहाँ बीच में इंटरफेयर कर देता है के और ये सबको मार डालता है। इसकी लव से भी अच्छी फाइट होती है बट ये उसको भी मार डालता है और डेकर्ड को बचा लेता है। लेकिन इसको ऑर्डर मिला था डेकर्ड को मारने का, बट इसका कहना था कि ये दुनिया को बता देगा कि डेकर्ड वही समुद्र में बह के मर गया। और ये डेकर्ड को यहाँ से लेके इसकी बेटी से मिलाने के लिए ले जाता है। के को पता था कि एना ही डेकर्ड की रियल बेटी है और डेकर्ड अंदर अपनी बेटी से मिलने चला जाता है। और के बाहर घायल था इसलिए वहीं लेटकर मर जाता है। ये सीन फर्स्ट पार्ट के लास्ट सीन से उठाया है। जब रॉय बेटी मरता है तो सेम वे में के भी मरता है और मूवी डेकर्ड और उसकी बेटी एना को दिखाते हुए खत्म हो जाती है। मतलब फाइनली लास्ट में बाप और बेटी रीयूनाइट हो जाते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर के ने डेकर्ड को क्यों नहीं मारा जबकि इससे ऐसा करने को बोला गया था। तो आपको इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का विलन याद होगा, रॉय बेटी, जो एक्चुअली में मूवी के लास्ट में हीरो वाली मौत मरता है। सो सेकंड पार्ट का रॉय बेटी होता है के। पूरी मूवी भर में इसको ऐसा लगता है कि इसकी पूरी लाइफ झूठी है, बट लास्ट में एक टाइम के लिए इसको ऐसा लगता है कि यही रेचल और डेकर्ड का बेटा है और इसने डेकर्ड को अपना बाप मान भी लिया था। इसी वजह से इसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था डेकर्ड को मारने वाला। और लास्ट में डेकर्ड के से पूछता भी है कि तुम मेरे क्या लगते हो, बट वो बेचारा अब क्या ही बोलता, वो सैड सी स्माइल देता है क्योंकि इसने एक पल के लिए डेकर्ड को अपना डैड मान लिया था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बात करते हैं जिसके आंसर मूवी में नहीं दिए गए, जिसके लिए हमको शायद फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले कि क्या के सच में मर गया। तो पूरी मूवी में हमें दिखाया गया है कि के बहुत बार पेला जाता था, बट बहुत हर्ट होने के बावजूद ये फाइनल घर आके ये अपने आप को हील कर लेता था कॉज ये एक रेप्लिकेंट था और फिर से ये फिट एंड फाइन हो जाता था। सो ये पॉसिबल है कि के ना मरा हो और इसको कम्प्लीटली मरते हुए दिखाया भी नहीं गया। सो मे बी अगर मूवी का नेक्स्ट पार्ट बनेगा कभी तो उसमें ये दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है कि नहीं। सो जैसा फर्स्ट पार्ट में हुआ था सेम सेकंड पार्ट में किया इन लुच्चों ने। इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर दिया ही नहीं गया। डायरेक्टर भावनाओं से खेल रहा है यार, बट एक्चुअली यही इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है। अनआंसर्ड क्वेश्चन ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एना डेकर्ड को जानती होती है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था। सो वो कैसे बिलीव करेगी कि डेकर्ड उसका रियल फादर है। और हम लोगों को सिर्फ 2 या 3 सेकंड का इंटरेक्शन दिखाया गया लास्ट में जिसमें ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड दैट्स इट। सो क्या गारंटी है कि एना डेकर्ड को पहचान जाएगी। एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन कि अब आगे क्या होगा। सो मेरे हिसाब से अभी काफी मिस्ट्री बची है। थर्ड पार्ट फिलहाल कंफर्म तो नहीं है बट 90% आएगा जरूर। मैं भी 35 साल बाद सही लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि अभी तक सिर्फ लव मरी है लेकिन मेन बॉस वॉलिस वो अभी भी जिंदा है। इस मूवी में इसको ज्यादा दिखाया नहीं गया बट वही मेन हेड होता है और वो पूरा अंडरग्राउंड ग्रुप रेजिस्टेंस, उनका पूरा प्लान होता है कि वो वॉलिस को बीट करके उसकी जगह ले लें ताकि रेप्लिकेंट्स को उनका हक मिल जाए, उनको न्याय मिल जाए। सो थर्ड पार्ट और भी अच्छा हो सकता है, बहुत लूज एंड से है अभी। सो वेट करो, लगभग 35 साल तो कर ही लो। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया करो यार, शर्माया ना करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।